बीमार गाय को ठीक करने वाली सास बहू। अरे क्या हुआ धनिया, ये गौरी राधा इतने जोरों शोरों से पगुराई क्यों कर रही है? इनको दाना नहीं दिया क्या? अरे पता नहीं जी, चारा भी कब का बना करके दे दिया, मगर मजाल है जो मुई इन मुदई गाय ने अब तक चारे में मुंह भी मारा हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आज ये अटपटा सा बर्ताव क्यों कर रही है। सांझ की बेला हो चली है, सभी के सभी दूध लेने आते ही होंगे, मगर ये थन को हाथ भी नहीं लगाने से रही। अभी धनिया ये कह ही रही थी कि शीला और सुधा दूध का बर्तन लिए वहाँ दस्तक देती हैं। धनिया मौसी, जल्दी से दूध दे दो। अरे शीला की बहू, दूध तो दे देती, मगर राधा और गौरी भरसक मुझे दूध दूहने ही नहीं दे रही। इन गायों की प्रजाति मेरी तो समझ से परे है। आप हटिए, मैं देखती हूँ। सुधा आगे बढ़कर गायों की जांच पड़ताल करने लगती है। वह गायों की पूंछ से लेकर उसके पंजों और सींगों को भली भांति चेक करती है। सर से पांव तक तो ये गाय एकदम स्वस्थ और सुबल है, फिर यह दूध देने में आनाकानी क्यों कर रही है? अरे सुधा बहू, पारे हट, जरा मुझे जांचने दे। शीला हरिया की गाय गौरी के सींगों को सहलाती है। तभी गौरी करहाती हुई अपने जुबान के जबड़े खोल देती है। गाय के जुबान पर लाल रंग के गहरे चकत्ते पड़े होते हैं। क्यों री हरिया, एक पशुपालक होकर भी इतना खास खबर नहीं है क्या कि महीने में एक दफा माल जाल के शरीर को सफा कर दूं? गौरी और राधा के जीभ पर चकत्ते हो गए, इसलिए ये चारा नहीं चर पा रही। जा जाकर हाट बाजार से पोटाश खरीद कर ला। उसे इनकी जुबान को साफ करना होगा। अगर इनकी जुबान ठीक नहीं होगी तो ये दाना पानी नहीं खाएंगी, और बगैर पेट में दाना पानी पड़े ये बेजुबान गौमाता भला किस बलबूते पर दूध देंगी? हरिया बाजार से जाकर शीला के सुझाए हुए दवाई को लेकर आता है। हरिया की गाय सहजता पूर्व शीला से दवाई लगवाती है। शीला भौजाई, मेरी दोनों गाय भली चंगी तो हो जाएंगी ना? काहे कि इनके बलबूते दोनों दंपत्ति का पेट पालता है। इनके बगैर हमारा दूजा चलनसार नहीं है। अरे धीरज धर हरिया, सवेरे तक तेरी दोनों गाय एकदम टनाटन हो जाएंगी। अगली सवेरे जब दोनों सास बहू हरिया के घर पधारती हैं, तो दोनों दंपत्ति गौशाला के दो छोर में बंधी गाय राधा और गौरी का दूध दूह रहे होते हैं। अरे शीला भौजाई, तुमने तो 100% सच कहा था। मेरी दोनों गाय तो एकदम स्वस्थ हो गयी। शीला भौजाई, आपको तो जानवरों का उपचारक होना चाहिए था। वैसे शीला बहन, तुमने जो कभी गाय का लालन पालन भी नहीं किया, बावजूद इसके तुम इन बेजुबान जानवरों की बोली भाषा कैसे जान जाती हो? क्योंकि ब्याह से पहले बलिहार में मेरे बाबूजी गांव भर के गाय का उपचार इलाज करते थे। बस उन्हीं के गुण हैं। ये लो शीला भौजाई, तुमने मेरी गायों को जीवन दान दिया है। ये थोड़े बहुत पैसे हैं, इसे रख लो। अरे हरिया, ये चंद पैसे देकर तू मेरी बहू के सामने मुझ सास को शर्मसार कर रहा है। मैं पैसे के लिए बेजुबान जानवरों की जान नहीं बचाती, बल्कि पुण्य के लिए ये करती हूँ। मां अन्नपूर्णा की दया से मेरे घर में भंडार भरे हुए हैं, और मेरा बेटा बब्बन भी शहर में बतौर एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाता है। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद हरिया की गाय राधा एक बच्चिया को जन्म देती है। बच्चिया को थोड़ा बहुत बड़ा हो जाने के बाद हरिया कहता है, अरे धनिया, हमारी गाय राधा की बच्चिया बड़ी हो चुकी है। मैं इसे गायों के मवेशी मलखान को सौंपने जा रहा हूँ। हरिया अपनी बच्चिया को हाँकते हुए दूसरे गांव की ओर अग्रसर होता है। कुछ ही देर में वह मलखान के पास पहुँचता है। अरे क्या बात है मवेशी मलखान, तू इतना हताश क्यों है? पता नहीं हरिया, मेरी सभी गाय दिन प्रतिदिन एकदम कुम्हलाती और कमजोर पड़ती जा रही हैं। कई सारे पशु उपचारक से जांच पड़ताल कर ली, बावजूद इसके इनके सेहत में सुधार नहीं कर पा रहा। अरे एक बार मुझे तो खबर करता। मेरे गांव में एक सास बहू का जोड़ा है जो मुफ्त में गाय को चंगा भला करती हैं। क्षण भर के भीतर वो गाय के रोग को जड़ से पकड़ लेती हैं। मैं कल उन्हें लेकर आऊंगा। हरिया सास बहू से ये बात साझा करता है, जिसके साथ अगले दिन सूरज की लालिमा के साथ सास बहू मवेशी मलखान के पास आती हैं। मलखान भाई, आपकी गाय को छूत ही बीमारी लगी है। बोलचाल की भाषा ने ये संक्रामक रोग है जो बीमार गाय के जुबान से गिरे लार से एक गाय से
दूजे के भीतर प्रवेश पाती है। फौरन ही इन सभी गाय के गौशाला को साफ सुथरा करना होगा और इन्हें अलग अलग श्रेणी में बंधना होगा, तभी ये स्वस्थ हो सकेंगी। और इन्हें रूखा सूखा चारा न देकर उनके चारे में खली दाना देना होगा। मलखान सास बहू के सुझाव अनुसार ही अपनी मरियल गाय को देख रेख करता है। सप्ताह भर के बाद सास बहू गाय की सेहत की खास खबर जानने की आतुरता में दौड़ के लिए वहाँ आती हैं। अब कैसी है तुम्हारी गाय? अरे बहन जी, आप दोनों सास बहू की तरकीब तो एकदम सोने के समान साबित हुई। मेरी सभी गाय 2 दिन के भीतर ही तंदुरुस्त हो गई। अगर आप दोनों समय से ना आती तो मेरी सारी गाय एकाएक खाक हो जाती और मुझे अथाह घाटा सहना पड़ता। बिना सीख के आप दोनों बेजुबान जानवरों की तकलीफ भी समझ लेती हैं। ये तारीफ काबिल और ताज्जुब की बात है। धीरे धीरे दोनों सास बहू गाय के उपचारक के नाम से गांव-गांव पहचानी जाने लगी। कभी कोई मदद मांगने उनके द्वार पर आता तो कभी कोई। एक दिन खेमू नाम का एक गाय पालने वाला व्यक्ति सास बहू से मदद की मांग करता है। मेरी मदद कीजिए, जाने मेरी सारी गायों को क्या हो गया है जो वो कोलाहल करती रहती हैं। अरे मेरे साथ चलिए। दोनों सास बहू फौरन खेमू के साथ निकल पड़ती हैं। कुछ ही देर में वह खेमू के घर आती हैं, जहां खटाल में खूंटों बंधी सभी गाय करहाते हुए कोलाहल कर रही थीं। ना जाने मेरी बेजुबान जानवरों पर किसकी बुरी बला पड़ गई है जो पिछले 3 रोज से ऐसे ही कराते हुए कोलाहल कर रही हैं। अचानक से चिकित्सक सास बहू की तेज निगाह गायों के शरीर के फरों में चिपके कीड़े पर जाती है। अरे इन गायों के सारे शरीर पर तो किलनी के कीड़े ने जकड़न पैदा कर दी है। क्या इन दिनों गायों के खाने की खुराक घट रही है? हाँ बिल्कुल, बस सारा दिन छटपटाती रहती हैं। भाई जी, फौरन ही नीम की पत्तियों और गुनगुने पानी का प्रबंध करो, क्योंकि इन गायों के शरीर पर चिपके कीड़े नीम की पत्तियों के पानी से ही मरेंगे, तभी इन रोगी गाय को राहत मिलेगी। खेमू झटपट से नीम की बारियों को तोड़कर उन्हें गुनगुने पानी में गर्म करता है, जिसके बाद चिकित्सक सास बहू फौरन फेटा बांधकर गायों को भली भांति नहलाती धुलाती है। फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी गाय एकदम राहत पा जाएंगी। ताज होते होते खेमू की सभी गाय भली चंगी होकर अपने पैरों पर अडिग खड़ी हो जाती हैं। खेमू सास बहू का धन्यवाद करते हुए, आज के जमाने में जहाँ इंसान इंसानों की भाषा भी नहीं पहचान पाता, वहीं आप दोनों सास बहू बेजुबान जानवरों की बोली भाप जाती हैं। ये गाय के प्रति आपके लगाव को बखूबी दर्शाता है। शुक्रिया भाई, मगर हम दोनों सास बहू ये पैसों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के जीवन के बचाव के लिए करती हैं। इस तरह दोनों सास बहू आगे भी मरियल गायों को भला चंगा करती थी। इस सेवा के बदले वह कोई मोल नहीं लेती थी, बल्कि मुफ्त में ही गाय की जान बचाती थी। सास बहू की इस निस्वार्थ सेवा के लिए सारे गांव में उनकी सराहना होती थी। जहां एक और परिवार के सदस्य अपनों की परेशानी के पीछे का कारण भी नहीं जान पाते, वह सास बहू बेजुबान गाय की तमाम तकलीफों को झट से भांपकर इनका इलाज उपचार किया करती थी, जो उनके अनूठे इंसानियत को दर्शाता है। नाबालिग बहू की शादी। अरे छोरी, यो क्या हो रहा है? तने एक काम भी ठीक से करना ना आता? अरे कम से कम घर के काम काज में तो हाथ बटा दिया कर। अरे माँ जी, अभी गुंजन छोटी है, इसे कामकाज के बारे में इतना ज्ञान कहाँ है? अरे बहू, तू ना जानती लड़कियों को बचपन से ही चूल्हे चौके की शिक्षा दे देनी चाहिए कि बेरा कब उनकी शादी की बात चल जावे। इसीलिए मैं चाहूँ तू इसे घर के सारे कामकाज सिखा दे। लेकिन माँ जी, अभी से? देख, मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। रागिनी अपनी सास गीता के आगे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपनी बेटी गुंजन को अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, बेटी यहाँ बैठकर खेल लो। अब तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर अपनी दादी सा के सामने मत खेलना, नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगी। माँ, दादी सा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? क्या वो मुझसे नफरत करती हैं? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी दादी सा तो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हारे बारे में बहुत सोचती भी हैं। अब तुम यहाँ बैठकर खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रागिनी अपनी बेटी गुंजन के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन गीता फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है, अरे समधी साहब, चिंता मत करो, हम अपनी बेटी को सब कुछ अच्छे से समझाकर भेजेंगे। और आपने तो हमारी बेटी को देखा ही है, बहुत समझदार और प्यारी सी बच्ची है।
लेकिन समधी साहब, आप हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। ये सब रागिनी सुन लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास गीता के पास आकर उससे पूछती है, माँ जी, ये आप किससे बात कर रही थी? अरे मैं अपनी गुंजन के रिश्ते की बात कर रही थी। अब सही समय है, उसके विवाह कर देते हैं। अपनी सास गीता की ये बात सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी सास से कहती है, ये आप कैसी बात कर रही हो? आपको पता भी है गुंजन अभी कितनी छोटी है, और वो भी नाबालिग है। एक नाबालिग लड़की की शादी करना ठीक नहीं है। माँ जी, उसे तो अभी रिश्तों की समझ भी नहीं है। वो कैसे एक शादी का रिश्ता संभाल पाएगी? अरे तू इतना क्यों सोचती है? हमारे राजस्थान में सबकी शादी बचपन में ही हो जावे है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। समधी साहब बहुत अमीर है और हमारी बेटी उनके घर में बहुत खुश रहेगी। माँ जी, थोड़ा तो सब्र कीजिए, अभी गुंजन को बालिग तो होने दीजिए। तुझे क्या लगता है कि मुझे अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है? अरे तुझे और क्या बताऊं, समधी साहब हमारी बेटी के पूरे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? आप 20 लाख रुपए के लिए हमारी गुंजन को बेच रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों बेचूंगी? तू तो जानती है राजस्थान में लड़कियों की कितनी कमी है, और यहाँ पर बेटी पैदा करना का मतलब उसके अच्छे दाम लगाना, यही तो यहाँ की प्रथा है। अरे वो तो शुक्र मना, तुझे तेरी बेटी के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, वरना तो केवल 10 लाख रुपए में बेटी विदा हो जाती है, और फिर हमें दहेज देने की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, पहले आप हमारी बेटी को बड़ी होने दीजिए, उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मैंने तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। इब जा, घर के काम कर और कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दियो। कल हमारी गुंजन को देखने के लिए समधी साहब घर आ रहे हैं। ऐसा कहकर गीता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रागिनी अपनी बेटी गुंजन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी कोई मदद कर, ये अनर्थ होने से बचा ले। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रागिनी को ना चाहते हुए भी मेहमान की खातिरदारी करने की तैयारियों में लगना पड़ता है। कुछ देर बाद गुंजन को देखने वाले आ जाते हैं। जैसे ही लड़का और उसके माता पिता घर में आकर बैठते हैं, गीता रागिनी को उनसे मिलवाती है। रागिनी बहू, ये है दुर्योधन, राजेश के पिता, और ये है राजेश की माँ उर्मिला। जब रागिनी राजेश को देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि राजेश लगभग 30 साल की उम्र का नौजवान आदमी था, जिसे देखते ही रागिनी बहुत हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे ऊपर वाले, क्यों मेरी बेटी को इन दुष्ट लोगों के हवाले कर रहा है? कोई तो उपाय निकालो, मैं अपनी बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं कर सकती। रागिनी अपनी सास को किचन में बुलाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी नाबालिग है और बहुत छोटी भी है। उस आदमी से मेरी बेटी की शादी मत करवाओ। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू जानती नहीं है उन लोगों ने मुझे 20 लाख रुपए दिए। अब अगर हम रिश्ते से मुकर गए तो वो ठाकुर लोग हैं, हमारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। ऐसा मत कहो माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी को इस कुएं के अंदर मत ढकेलो। तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर गीता रागिनी के एक लात मारती है, जिसकी वजह से रागिनी बहुत दूर जाकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ गीता गुंजन का रिश्ता पक्का कर देती है। तभी उर्मिला गीता से कहती है, अरे समधन जी, जरा हमारी होने वाली बहू को तो बुलाओ, हमें उससे मिलना है। गीता तुरंत गुंजन को लेकर आती है, जिसके बाद उर्मिला गुंजन को अपने पास बैठाती है। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी गुंजन कहती है, आप लोग कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। माँ, कहाँ हो आप? अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी माँ रसोई में हमारे लिए खाना बना रही है। वैसे तुम्हें पता है, अब तुम कुछ दिनों में हमारे घर आ जाओगी। वहाँ तुम्हारी माँ नहीं होगी, इसलिए अभी से मुझे अपनी माँ समझ लो। नहीं नहीं, मेरी एक ही माँ है, आप मेरी माँ नहीं हो। ऐसा कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गीता बात को संभाल लेती है और उन्हें उनके घर भेज देती है। कुछ ही दिनों में गीता गुंजन की शादी राजेश से करवा देती है। शादी की पहली रात पर बेचारी मासूम गुंजन राजेश के कमरे में बैठी होती है। जैसे ही राजेश उसके पास आता है, गुंजन डर के मारे उससे कहती है, देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ चाहिए। राजेश समझदार था और वो बेचारी गुंजन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है, देखो, तुम परेशान मत हो, तुम आराम से यहाँ सो जाओ, कल हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा कर ले आएंगे। मैं बाहर सोने जा रहा हूँ।
इतना कहकर राजेश एक तकिया और चद्दर उठाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उर्मिला गुंजन के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। घर के सारे काम वो गुंजन से ही करवाती है और खुद दिन भर आराम करती। एक दिन अचानक से गुंजन रसोई में काम करते करते कांच के बर्तन गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनते ही उर्मिला रसोई में पहुंच जाती है और अपने महंगे कांच के बर्तनों को टूटा हुआ देख वो गुंजन के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है। ये सब तूने क्या किया है? तू जानती है कितने महंगे हैं? रुक, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तूने पहले भी कई महंगी महंगी चीजें तोड़ी हैं। आज तो मैं तुझे तेरी गलती की सजा देकर ही रहूंगी। इतना कहकर उर्मिला बेचारी गुंजन को लाठी मारना शुरू कर देती है। मत मारो, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। बेचारी गुंजन दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन उर्मिला को उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। उसी वक्त रागिनी अपनी बेटी गुंजन से मिलने उनके घर में पहुंच जाती है। उनके घर में उसे रसोई से गुंजन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को देखने के लिए रसोई में पहुंच जाती है, जहां उर्मिला उसकी बेटी गुंजन को लाठी से मार रही थी। ये सब देखकर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उर्मिला से लाठी छीनकर उर्मिला को ही मारने लगती है, जिसके बाद वो 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लेती है और पुलिस को अपनी सास गीता के साथ साथ अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। नाबालिग की शादी करने के जुर्म में उन सभी को जेल हो जाती है। काश मैंने ये कदम पहले ही उठा लिया होता, तो आज मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी ना होती। ऐसा सोचकर रागिनी अपनी मासूम सी बच्ची को वापस घर ले आती है और उसकी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है। कन्या रोहन से शादी करके गृह प्रवेश करती है तो अपनी सास के पैर छूती है। तभी रागिनी कहती है, अरे बेटा, जमाना बदल रहा है, पैर नहीं गले मिल अपनी सास से। मैं मॉडर्न सास हूँ। क्या ये बात मेरे बेटे ने नहीं बताई तुझे? नहीं माँ जी। माँ, मुझे लगा आप अपनी बहू से सेवा करवाओगे, चाहे आप कितने ही मॉडल क्यों ना हो। सेवा तो करवाऊंगी, आखिर अब बहू जो आ गई है मेरी। चलो, तुम दोनों थक गए होगे, रेस्ट करो। रागिनी की बात सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि रागिनी एक मॉडर्न जमाने की सास है, जो बाकी ओल्ड सास की तरह नहीं है। अगले दिन बहू अपनी पहली रसोई में देसी घी का सूजी का हलवा बना रही थी। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू क्या कर रही है? कितना सारा घी डाल रही है। अरे कुछ ओट्स वाला हल्का नाश्ता बना लेती। अरे माँ जी, आपके लिए फ्रूट सैलेड बनाया है और ये हलवा भी बनाया है। अरे वाह, तुझे मेरे नाश्ते के बारे में कैसे पता चला? माँ जी, बस पता है। अब मैं समझी आपकी इस उम्र में इतनी पतली कमर और फिट हेल्थ कैसे है। पापा जी के लिए ना। चल पगली, ये सब शौक तो मेरे शादी से पहले के हैं। मुझे पहले से ही कम ऑयल की चीज खाने की आदत है। ओहो, मेरी फिटनेस माँ जी, इसका मतलब आप एक्सरसाइज और योगा भी करती होंगी। हाँ, आज सुबह भी योगा किया। वाह माँ जी, आप तो इस पूरे मोहल्ले की सबसे ज्यादा यंग और फिटनेस वाली सास हो। बिल्कुल मॉडल। मुझे मक्खन मत लगाओ, मेरे बेटे को लगाओ तो चलेगा। अब इसे कैसे बताऊं कि मॉडलिंग मेरा सपना था, जो मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाई। जी माँ जी। क्या शिवन्या को कभी मॉडलिंग सास के बारे में पता चलेगा? क्या शिवन्या अपनी सास के सपने को पूरा कर पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही शिवन्या डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देती है और कहती है, माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई के लिए आप चखोगे ना? हाँ बहू, खा लूंगी। तू भी बैठ। बहुत अच्छा बनाया यार तुमने। माँ, आपको मेरी शिवन्या के हाथ का हलवा जरूर पसंद आएगा। आई एम डैम श्योर। रियली, इट्स वेरी डिलीशियस बहू। और सैलेड की डेकोरेशन भी काफी अच्छी की है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू माँ जी। अरे बेटा, फ्रूट सैलेड खाने के लिए फोक तो दे मुझे। रागिनी की बात सुनकर शिवन्या उसे फोक स्पून देती है। वहीं उसकी फोक स्पून जमीन पर गिर जाती है। शिवन्या की नजर उसकी सास की हाई हील्स पर पड़ती है और वो कहती है, वाह माँ जी, 50 की उम्र में आपने हाई हील्स पहने हुए हैं। कैसे कर लेती है माँ जी आप? ये सब देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई मॉडल हो।
क्या आपने मॉडलिंग की थी शादी से पहले? नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप दोनों सास बहू बातें करो, मैं चलता हूँ। तभी रोहन चला जाता है और अपनी सास के चलने के ढंग से भी शिवन्या मन में सोचती है, माँ जी के चलने का तरीका भी ऐसा है जैसे कैटवॉक कर रही हो न हो माँ जी को देखकर ऐसा लगता है वो कोई मॉडल रह चुकी हो। वक्त बीतता है। कुछ ही दिनों में शिवन्या घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास रोज योगा किया करती थी, हाई प्रोटीन जूस पिया करती थी और पार्क जाकर ट्रैक सूट में जॉगिंग भी किया करती थी। ये सब देखकर शिवन्या हैरान थी और रोहन से कहती है, रोहन, क्या माँ जी शुरू से ही ऐसी हैं? खुद को कितना मेंटेन रखती हैं। उनकी ये सारी चीजें मुझे एक मॉडल की याद दिलाते हैं। भला उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे डोंट वरी शिवन्या, मम्मी शुरू से ही मेरे सामने भी यही सब करती थी। डजंट मीन कि मम्मी मॉडलिंग ही करेंगी। ओके, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन सास बहू टीवी देख रही थी कि उसकी फ्रेंड रिचा का कॉल आता है। हेलो डियर, कैसी है तू? और कैसे मुझे याद किया? अरे यार, तुझे तो पता है मेरी ज्वेलरी कलेक्शंस है, तो मैंने कुछ ज्वेलरी डिजाइन्स की है, उनकी मॉडलिंग करनी है जजेस के सामने, ताकि मेरी ज्वेलरी फाइनल हो सके। इसका मतलब तुम मुझसे मॉडलिंग करवाना चाहती हो? हाँ यार, मैं तुझसे मॉडलिंग कराना चाहती हूँ। बस मुझे एक लड़की और चाहिए मॉडलिंग के लिए। तुझे कोई लड़कियाँ नहीं मिल रही? फिकर नॉट, एक मॉडल तो मेरे पास भी है। क्या सच में तेरे पास एक मॉडल है? यार, तूने तो मेरा सारा बोझ ही हल्का कर दिया। पर कौन है, बता तो सही। मेरी माँ जी तुझे बिल्कुल एक मॉडलिंग वाला परफॉर्मेंस देंगी, जिससे तेरी सारी ज्वेलरी जजेस को पसंद भी आएगी और उनका लुक, उनकी पर्सनालिटी, उनका वॉक सब मस्त है। क्या क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? ज्वेलरी एग्जीबिशन है मेरी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। ठीक है, तो कल अपनी माँ जी के साथ मेरे घर आ जा, हम प्रैक्टिस करेंगे। ये कहकर रिचा कॉल कट कर देती है। तभी रागिनी बोलती है, बहू, तू मेरे बारे में ऐसी क्या बात कर रही थी अपने दोस्त से? अरे माँ जी, परसों मेरी दोस्त का ज्वेलरी एग्जीबिशन है, जिसके लिए मैंने उसे बोल दिया कि आप उसकी ज्वेलरी पहनकर मॉडलिंग करेंगी। पर बहू, मैं कैसे? आई नो, आप कर लोगी। अगले दिन ही दोनों सास बहू रिचा के घर पहुंच जाती हैं, जहां उसका लुक और चाल ढाल देखकर रिचा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिवन्या, सच में ये तेरी सास है? मुझे तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि एक मॉडल हो। चलो रिचा बेटा, प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, तुम्हारी ज्वेलरी एग्जीबिशन बहुत अच्छी होगी। ये कहते ही रिचा दोनों सास बहू को मॉडर्न साड़ी और ज्वेलरी पहनाकर रेडी करती है। ये देखते ही शिवन्या अपनी सास को देखती रह जाती है और जब रागिनी मॉडलिंग करके दिखाती है तो दोनों हैरान की हैरान रह जाती हैं। साथ ही शिवन्या को कैट वॉक करना नहीं आता, वो गिर जाती है तो रिचा कहती है, वाह वाह आंटी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसी मॉडल मैं बाहर से अप्रोच करती तो मेरा बहुत पैसा लग जाता। बहुत माहिर हो आप। और आपकी बहू, मुझे तो लगता है इसे कैटवॉक करना भी नहीं आता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी ज्वेलरी की एग्जीबिशन आप ही करो, सिर्फ आप। क्या करूँ यार, मैं माँ जी जितना कहाँ ध्यान रखती हूँ अपने फिटनेस का। रोज तो बर्गर चाउमीन चाहिए होते हैं मुझे, और हील्स की आदत भी तो नहीं है। सच में बेटा, तुम मुझसे मॉडलिंग करवाना चाहती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हो? कुछ गलत कह दिया क्या हम दोनों ने? नहीं बेटा, शादी से पहले मॉडलिंग मेरा सपना था, जो मैं शादी के बाद कभी कर ही नहीं पाई, इसलिए आंसू आ गए। बस मुझे लगा ही था कि आप एक मॉडल हो। आंटी, आप बहुत अच्छी हो, ऐसे रोइए मत। चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद रागिनी अलग अलग कॉस्ट्यूम में रिचा की हर डिजाइन ज्वेलरी को पहनकर कैट वॉक करती है, जिसमें उसकी सुंदरता और निखर के आती है। तभी रिचा कहती है, वाह आंटी, आपने तो कमाल की मॉडलिंग की है, फेब्युलस। जजेस पागल हो जाएंगे आपको देखकर। बस मुझे कल का इंतजार है। सच्ची बेटा? हाँ आंटी। अगले दिन रिचा ने ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए काफी अच्छी तैयारी की थी, जिसमें सारे जजेस और मीडिया आ चुकी थी। रिचा के डिजाइन के साथ उसमें बाकी डिजाइनरों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तभी एक के बाद एक सारी साड़ी मॉडल आती हैं और फिर रागिनी आती है।
जिसके तेवर और चाल देखकर जजेस भी वाव करते हैं। तो मेरे प्यारे जजेस और ऑडियंस, इस इवेंट में एक से बढ़कर एक मॉडल ने ज्वेलरी पहनी और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जजेस, अब आप बताएंगे कि सबसे बेस्ट ज्वेलरी डिजाइन और मॉडलिंग किसने की है? देखिए, सबसे बेस्ट मुझे मिसेस रागिनी और डिम्पल की लगी। दोनों में टाई ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। दोनों की ज्वेलरी डिजाइन्स मुझे बहुत पसंद आई और मैं तो सोच रहा हूँ उस मॉडल को एक एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच करूँ, क्योंकि उनका फेस बहुत अच्छा है एज अ मॉडल। तो सुना आप सबने, 12 मॉडल में से जो जीतेगा उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच किया जाएगा। इसी बात पर ताली बजाइए। कुछ देर के बाद जजेस डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके बाद विनर की अनाउंसमेंट होती है। भगवान जी, प्लीज प्लीज मेरी माँ जी को जिता देना। भगवान जी, मेरे डिजाइन को पास करवा दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है। और हमने विनर को चूज कर लिया है एंड द विनर इज रागिनी माहेश्वरी। क्या सच में मैं? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसके बाद जजेस विनर और ज्वेलरी डिजाइनर को अपनी ज्वेलरी और एडवर्टीजमेंट्स के लिए साइन कर लेते हैं। और यही नहीं, रिचा को उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। रागिनी को नई पहचान मिलती है, साथ ही उसे बहुत सारे स्पॉन्सर एडवर्टाइजर ज्वेलरी वाले नए इवेंट के लिए साइन कर लेते हैं, जहां वो मॉडलिंग करती है। इसी के साथ रागिनी का सपना भी पूरा हो जाता है और वो एक मॉडल के नाम से जानी जाती। एक सास की 5 घमंडी बहू। सज्जनपुर गांव में रहने वाली शांति देवी के 5 बेटे थे। पूरा गांव शांति देवी के स्वभाव की बड़ाई किया करता था। शिवलिंग के सामने खड़ी शांति हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव शंभू, ये आपका दिया सौभाग्य है जो आपने मुझे 5 सपूतों का सुख दिया है। मगर अब मेरे 5 सपूत सयाने हो गए हैं, उनकी शादी के लिए अच्छे घराने की लड़कियां मुहैया कराओ गौरीपति। प्रार्थना अर्चना के पश्चात शांति घर चली आती है। वो शांति और उसके बेटों का भला आचरण ही था कि उसके घर बिन बोले सैकड़ों लड़कियों का रिश्ता आ रहा था। एक सुबह, माँ, आपने इतने सुबह सवेरे हम 5 भाइयों को तैयार होने को क्यों कहा? रौनक के प्रश्न पूछने पर शांति उन 5 से तस्वीरें साझा करती हुई कहती है, मैंने इन 5 को अपने 5 पांडव के लिए पसंद किया है। मगर हमारी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? अरे पूरे 25 बरस का पड़ाव पार कर चुके हो 5, अब क्या बढ़ते बुढ़ाओं में ब्याह करोगे? बेटा, समय से जोड़ी बंधन बंध जाए वही बेहतर है। पहली ही नजर में शांति को 5 लड़कियां भा जाती हैं। महीने भर के भीतर ही शांति उन 5 को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। बहुओं, अपने दाहिने पांव से इन कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। 5 बहुएं बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे की ओर चल देती हैं। ये मंजर देख शांति को थोड़ा तो अटपटा लगता है, पर फिर वो कुछ ऐसा कहकर अपने मन को तसल्ली देती है। शायद शादी ब्याह के भागा दौड़ी में बेचारी मेरी 5 बहुएं थक गई हैं। इसी सोच के साथ शांति सोने चली जाती है। अगली सुबह देर दोपहर उसकी आंख खुलती है। थोड़ी ही देर में शांति नीचे आकर कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है? रसोई घर भी एकदम उदास पड़ा है। आखिर ये 5 बहुएं कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग सासू माँ, जरा जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बना दीजिए। वो क्या है, कल शादी में ऑयली खाना खा लिया था। और मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए। मेरे लिए लेमन वाटर, मेरे लिए ऑरेंज जूस। अरे तू क्यों पीछे है परिणीति बहू, तू भी अपनी फरमाइश बता दे। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर सासू माँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम 5 की। अरे बहू के रहते सास बावर्ची खाने में शोभती है? सासू माँ, हम इस घर की बहू हैं, बावर्ची नहीं। अब बिना डीले किए हमारी फरमाइश को पूरा कीजिए। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो भूलिए मत सासू माँ, आपके 5 पांडव हमारे पति हैं। उन्हें पल्लू में बांधकर अपने घर ले जाकर घर जमाई बनाकर रखेंगी हम। ये बात सुनकर शांति स्तब्ध रह जाती है और चुप्पी साधकर 5 की फरमाइश को पूरा करती है। बहू, आज तुम 5 की मुंह दिखाई की रस्म है, सांझ को तैयार हो जाना। ये सुनकर 5 बहुएं शहरी स्वर में शांति पर ताने कसती हुई कहती हैं, किसने कहा था आपको ये स्यापा क्रिएट करने को सासू माँ? बहू, शहर के लिए स्यापा हो सकता है, मगर गांव देहात में मुंह दिखाई का प्रचलन सालों से है। अगर मुंह दिखाई नहीं हुई तो बहुतेरी बातें बनेंगी। मैं नहीं चाहती कोई भी जन मेरी बहू को लेकर बुरी बातें बनाए। ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। कहो। इस घर का बर्तन कटके से लेकर कोने कोने की सफाई और रसोई घर की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगी। मुझे मंजूर है। सांझ होने के साथ 5 बहुओं के मुंह दिखाई का जश्न शुरू होता है। 5 आकर सोफे पर पसर जाती हैं और कुंती कहती है, इससे पहले कि मुंह दिखाई शुरू हो, तुम 5 बहुएं अपना घूंघट उठाओ। क्या हुआ बहू, तुम
पांचों ऐसे अचानक उठ क्यों गई? बस बहुत हुआ, जाने कैसे बेहुदा भद्दा रस्म है ये। पिछले 15 मिनट से हम पांचों को नमूना बनाकर रख दिया है। अरे मुंह दिखाई के नाम पर मौत देना कहते हैं इसे। इस रस्म के गजभर का घूंघट, ऊपर से इन छपरी औरतों की बकैती। उनकी बातें सुनकर सभी औरतें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं कि कुंती कहती है, अरे ये कैसी घमंडी, बेढंगी, बेशरम बहू ब्याह लाई है शांति, जिनकी आंखों में न लाज है न शर्म है। हे यू ओल्ड लेडी, हाँ तुझसे बात कर रही हूँ। तू होती कौन है हम पर हुक्म जताने वाली? अरे दफा हो तुम सबकी सब। अरे चलो बहनों, इन पांचों की घमंड से चढ़ी आंखें देखने से भला अपने घर जाना है। औरतों की मंडली के जाते ही पांचों बहुएं घमंडी स्वर में अपनी सास से कहती हैं, ये जितना भी ताम झाम आपने फैलाया है ना सासू माँ, इसे जल्दी से साफ करके रात का खाना तैयार कीजिए। ध्यान रहे सासू माँ, काम में जरा सी भी कमी रही तो ये बबली बड़ी बदमाश है, इसकी बोली गोली बरसाती है। पांचों बहुएं आराम से सोफे पर पसर कर टीवी देखती हैं और शांति सारा घर समेटने लगती है। तभी शनाया कहती है, बिना पॉपकॉर्न के टीवी देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सासू माँ जरा यहाँ आना। बहू तूने बुलाया? हम पांचों का पॉपकॉर्न खाने का बड़ा मन है, जल्दी से अगले 5 मिनट में पॉपकॉर्न रेडी करके ले आइए। शांति ने अभी एक काम समाप्त ही किया था कि दूजा काम मिल गया। हांफते हुए वो पॉपकॉर्न रेडी करके उन्हें परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। बहुओं की जी हुजूरी में शांति को सांस लेने तक का समय नहीं मिल रहा था। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मांझे में बदल जाता है। एक सांझ पांचों बहुएं आपस में खुसर फुसर करती हुई कहती हैं, बस बहुत हो गया, ये सासू माँ हमारे गले का फांस बनती जा रही हैं। अब हम पांचों को मिलकर इनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सासू माँ जरा यहाँ तो आना। हाँ बहू कहो, बुरा मत मानना माँ जी, पुख्ता तौर से देख पा रही हूँ कि आप किस कदर काम काज में काम चोरी करती हैं। कभी आधी अधूरी सफाई करती हैं, तो कभी कच्चा पक्का खाना पकाकर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। हमारी मानिए तो अब इस प्रॉपर्टी को अपनी पांचों बहुओं के नाम कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बहू इस घर को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो जानते ही हम पांचों को अपने पति को पल्लू में बांधकर उन्हें अपने संग ले जाते जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ हंसी खुशी तुम पांचों को दे दूंगी, मगर क्या तुम अपनी सास की एक शर्त मानोगी? कैसी शर्त? अब से लेकर 24 घंटे के पहर पूरे होने तक तुम पांचों को बहू बनकर, नई बाई बनकर इस घर के कामकाज समेत मेरी खिदमत करनी होगी। ये करना हम बहू के लिए कौन सी बड़ी बात है? शर्त मंजूर है? अगले ही पल पांचों घरेलू कामकाज करना शुरू करती है। कोई झाड़ू तो कोई पोंछा, कोई बर्तन तो कोई खाने के काम में मशरूफ। बानी बहू जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। ये लीजिए माँ जी पानी। कुछ देर बाद, अरे बबली बहू जरा साफ से सफाई कर, ये देख तिनके बिखरे हुए, काम चोर कहीं की। ये शर्त तो सजा बन गई है, सोचा ना था बहू से बाई बनना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद, एकदम मुफ्त खोर है, पांचों सोफे पर क्यों पसरी हो? लगता है पगार काटनी पड़ेगी, भूल गई क्या? तुम पांचों अगले 1 दिन तक बहू नहीं इस घर की बाई हो। चलो रात के खाने की तैयारी करो। ये सुनकर पांचों घमंडी बहुएं कुमलाए स्वर से कहती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा? ये रही लिस्ट, जरा भी डीले मत करना। रसोई घर में जाते ही पांचों पसीने में सराबोर होकर बाहर आकर एक साथ एक स्वर में कहती हैं, सासू माँ ये हमसे ना होगा। क्यों बहू, तुम पांचों ही तो कह रही थी घर संभालना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है। सासू माँ हम पांचों समझ गई हैं कि घर चलाना देश चलाने जैसा है। हमारा घमंड चूर चूर हो गया। बहू मैं चाहती तो शुरुआती दिन में तुम पांचों पर सास का शासन जता सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ते की कदर है। माँ जी हम पांचों को माफ कर दो, अब हम बेहतर बहू बनकर अपनी सास के सपने साकार करना चाहती हैं। हाँ सासू माँ, बहू से बाई बनने के सफर ने हमको सबक सिखा दिया। कुछ इस तरह शांति की 5 बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। साथियों, कभी कभी रिश्तों की अहमियत का एहसास कराने के लिए जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ता है, जैसे कि शांति देवी ने किया। केलों के बगीचे में चुड़ैल। माँ चलो केले के बगीचे में चलते हैं, वहाँ से मुझे ताजे ताजे केले खाने के लिए देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो हमें केलों की अच्छी खासी कमाई भी मिलने वाली है। चलो चलते हैं। अरे वाह माँ, देखो तो सही कितने ताजे ताजे और पीले पीले केले टंगे हैं। जल्दी से मुझे केला तोड़ कर दे दो, मुझे केला खाना है। कल्याणी तुरंत उसे एक केला तोड़कर देती है, जिसके बाद अरुणिमा केला खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी केलों को बेचने के लिए अपने बगीचे से केले तोड़ तोड़ कर रखने लगती है। देखते ही देखते कई टोकरियां केलों की भर जाती हैं। उतने में ही उनकी जमीन पर कुछ सरकारी लोग आकर मुआयना करने लगते हैं। ये सब देखकर कल्याणी उनसे पूछती है, अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? ये जमीन तुम्हारी नहीं है,
ये जमीन सरकारी जमीन है, इस जमीन पर तुम केलों के बगीचे की खेती नहीं कर सकते। ये सुनते ही कल्याणी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे बगीचे में घुसने की? ये बगीचा कोई सरकारी बगीचा नहीं है, ये मेरे पति का बगीचा है। उनके जाने के बाद से मैं ही इस बगीचे की देखभाल कर रही हूँ। देखो तुम्हारे पति पहले से ही सरकारी जमीन पर अपना हक जमा कर बैठे थे, लेकिन अब और नहीं। इस जमीन पर केले के बगीचे के अलावा एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर आकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। ये कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमारे केले के बगीचे की जगह है। मैं अपने केले के बगीचे की जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी से तो मेरा गुजारा चलता है। ऑफिसर के कई बार कहने के बाद भी कल्याणी उनके साथ बहस करती रहती है, जिसके बाद न चाहते हुए भी ऑफिसर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, अगर ये औरत इस जगह को छोड़ेगी नहीं तो मेरा फिर से प्लान बर्बाद हो जाएगा। पिछली बार तो इसके पति ने मुझे इस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वहां शॉपिंग मॉल नहीं बना तो उस जगह केले का बगीचा भी नहीं रहेगा। ये सोचकर ऑफिसर रात का इंतजार करने लगता है और रात होते ही अपने गुंडों को कल्याणी के घर भेज देता है। कल्याणी उस समय केले के बगीचे में जाकर उनकी देखरेख कर रही होती है। तभी बगीचे में गुंडे घुस जाते हैं और कल्याणी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताते हैं कौन है हम लोग। इतने में ही पीछे से एक आदमी कल्याणी का मुंह ढक लेता है, जिसके बाद वो सभी गुंडे मिलकर कल्याणी को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। इतनी मार खाने के बाद कल्याणी जिंदा नहीं बच पाती और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी वहां से भाग जाते हैं। मरने के बाद भी कल्याणी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बनने के बाद कल्याणी उन सभी लोगों को मारने लगती है जो भी केले के बगीचे में आने की कोशिश करता है। एक दिन एक गोपाल नाम का आदमी भूखा प्यासा यहाँ से वहां भटक रहा था। गोपाल शराबी था और अक्सर शराब के नशे में वो कहीं पर भी घुस जाया करता था। जैसे ही वो केले के बगीचे को देखता है तो वो उसमें भी घुस जाता है और बगीचे से केले तोड़कर खाने लगता है। अरे वाह, अरे क्या बात है, कितने मीठे मीठे केले हैं। अरे लगता है बहुत ही मेहनत से उगाया गया है इन्हें। ऐसा कहते हुए वो अपनी शराब की बाटली पीते हुए वहीं सो जाता है। तभी उसके सोने के बाद चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उसे देखकर कहती है, इस आदमी की इतनी हिम्मत कि शराब के नशे में ये मेरे बगीचे में आ गया। आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगी। चुड़ैल गोपाल की गर्दन पकड़ लेती है और उसे उठाकर यहाँ से वहां पटकती है। अरे अरे चुड़ैल, अरे चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? अरे छोड़ दे मुझे, अरे जाने दे मुझे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है चुड़ैल? जो भी मेरे बगीचे में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अरे अरे चुड़ैल, तू मुझे क्यों मारना चाहती है? अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ दे मुझे, जाने दे। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा चुड़ैल। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तेरा वही हाल करूंगी जो मैंने दूसरों के साथ किया है। ऐसा कहकर चुड़ैल गोपाल को यहाँ से वहां पटकती रहती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे घुमाते घुमाते बगीचे के सीधे बाहर फेंक देती है, जिसके बाद गोपाल मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोगों को गोपाल की लाश बगीचे के बाहर दिखाई देती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोगों को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये काम किसने किया है। अरे कौन हो सकती है वो भयानक सी चुड़ैल जो बगीचे में छुप कर बैठी है? अरे हमें चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? उस चुड़ैल के सामने हम लोग टिक ही नहीं पाएंगे। चुड़ैल को भगाने के लिए हमें भी कोई इतनी शक्ति वाला व्यक्ति चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ एक अघोरी बाबा को, वो हम लोगों की मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर करण अघोरी बाबा के पास जाता है और अपने गांव में हो रही समस्या के बारे में उन्हें बताता है, जिसे सुनकर अघोरी बाबा करण के साथ उसके गांव में आ जाते हैं। जैसे ही रात का समय होता है, अघोरी बाबा अपने मंत्र का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चुड़ैल दूर हो नमः। अघोरी के मंत्र पढ़ते ही उसके सामने चुड़ैल प्रकट होती है, जिसके बाद अघोरी चुड़ैल से पूछता है, बोल चुड़ैल, कौन है तू और केले के बगीचे में क्या कर रही है? कुछ गुंडों ने मुझे जान से मार दिया।
और मेरी बच्ची भूखी प्यासी यहाँ से वहाँ भटक रही है। ये सब सरकार की तरफ से आए हुए उस ऑफिसर ने किया है। मैं ऐसे जानवर को ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती तब तक मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर अघोरी उससे कहता है, ठीक है, अगर तुझे तेरी मौत का बदला लेना है तो मैं तेरी मौत का बदला तुझे जरूर दिलवाऊंगा। अघोरी तुरंत उन चारों को लेकर आता है, जिसके बाद चुड़ैल उन चारों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। आखिरकार ये लोग मेरे सामने आ ही गए। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इनसे मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उनके ऊपर वार करने ही वाली होती है। इतने में अघोरी चारों तरफ अपनी भभूति उड़ा देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है और उसी वक्त अघोरी उन आदमियों को बचाकर चुड़ैल के सामने पुतले खड़े कर देता है। उसके बाद चुड़ैल बदले की भावना में ये भी नहीं देखती कि वो पुतलों के ऊपर वार कर रही है और वो उन्हें मारना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जिसके बाद केले के बगीचे को हटाकर वहां पर सरकार एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना देती है और गांव वालों को इससे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं।